सामने की जानिब दूर शहर की आबादी की रोशनियां झिलमिला रही थीं। हम उनकी तरफ दौड़ने लगे। मैंने कैप्टन से कहा, यह सारा इलाका खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम दौड़ते दौड़ते समंदर से काफी दूर निकल गए। जब एक पतली सी रेतली सड़क पर पहुंचे तो कैप्टन जमशेद बैठ गया। वो हाँफ रहा था। भारतीय पुलिस ने उस पर बड़ा तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो ज्यादा देर तक दौड़ सकता। मैं उसके करीब खड़ा हो गया और इर्द गिर्द देखने लगा। ये सड़क एक पट्टी की तरह एलोर शहर की तरफ जाती नजर आ रही थी। घाट की रोशनियां बाकी जानिब काफी पीछे रह गई थीं। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कैप्टन जमशेद उठ खड़ा हुआ। तुम ठीक कहते हो, उसने फूले हुए सांस के साथ कहा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। हम दौड़ने की बजाय पतली सड़क पर तेज तेज चलने लगे। हम एक ऐसी आबादी में से गुजरे जिसकी एक तरफ झोंपड़ियां बनी हुई थीं और दूसरी तरफ मकान थे। कैप्टन जमशेद ने पूछा, अपने आदमी का घर यहाँ से कितनी दूर है? मैंने जवाब दिया कि ज्यादा दूर नहीं है। वो कहने लगा, हमें किसी ऐसे रास्ते से जाना चाहिए जहाँ रात को गश्त करती पुलिस और चौकीदार वगैरह के मिलने का इम्कान न हो। मैंने कहा, फिक्र न करो, हम ऐसे ही रास्ते पर चल रहे हैं। हकीकत ये थी कि मुझे खुद भी उस वक्त तक मालूम नहीं था कि अपने गाजी का मकान वहाँ से किस तरफ को है और कितनी दूर है। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात यही थी कि इस इलाके से जिस कदर और जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाएं। लेकिन मुझे एक अंदाजा जरूर था कि गाजी का मकान वहाँ से शुमाल मगरिब की जानिब है और हमारा रुख उसी तरफ था। एक दो अजनबी इलाका था, आधी रात का वक्त था। ये ख्याल भी था कि इस शहर की जेल से एक खतरनाक मुबैना तौर पर पाकिस्तानी कमांडो 2 आदमियों का खून करके फरार हो चुका है, जिसकी तलाश में शहर की पुलिस और मुमकिन है यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी अलर्ट हो गई हो। शहर में किसी भी जगह किसी भी सड़क पर हमारी चेकिंग हो सकती थी, लेकिन हम रुक भी नहीं सकते थे। हमें हर हालत में अपने आदमी गाजी की कमीनगाह में पहुंचना था। छोटी सड़क शहर की एक बड़ी सड़क पर निकल आई। यहाँ दोनों जानिब आबादी के मकान और दुकानें थीं जो अगरचे बंद थीं, मगर उनके बाहर बत्तियां रोशन थीं। एक जगह हमें चौकीदार भी नजर आया जो एक बंद दुकान के आगे स्टूल पर लाठी घुटनों पर रखे बैठा बीड़ी पी रहा था। हम बड़े एतमाद से अंग्रेजी में बातें करते उसके करीब से गुजर गए। मुझे गाजी के इलाके का नाम याद था। एक रक्षा तेजी से गुजर गया। एक और रक्षा सामने से आता नजर आया तो मैंने उसे हाथ दे दिया। रक्षा रुक गया। मैं और कैप्टन जमशेद जल्दी से उसमें बैठ गए। मैंने रिक्शा ड्राइवर को गाजी के इलाके का नाम बताकर कहा कि हमें वहां पहुंचा दो। रक्षा चल पड़ा। फिर एक बहुत बड़े मंदिर के करीब से गुजरा तो मैंने उस मंदिर को पहचान लिया। इस मंदिर को मैंने दिन के वक्त मैडम माधवी की सहेली की कोठी की तरफ जाते हुए देखा था। रक्षा एक सड़क को काट कर दूसरी सड़क पर आया तो उसकी रफ्तार हल्की हो गई। फिर वो रुक गया। मालूम हुआ कि जिस इलाके का मैंने नाम लिया था ये वही इलाका है। मैंने जमशेद से पंजाबी में कहा, मेरा ख्याल है हमें उतर जाना चाहिए। हम दोनों रिक्शा से उतर आए और उसको 10 रुपए देकर रुखसत कर दिया। इस चौक को भी मैंने पहचान लिया। वहां से एक छोटी सड़क झोमरे पट्टी क्लब की तरफ जाती थी। इस सड़क पर वो क्वार्टर थे जिनमें से एक बोसीदा मकान में अपना गाजी रहता था। जरा आगे जाकर मुझे पुराने शिकस्ता क्वार्टरों की कतार नजर आ गई। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। गाजी के मकान का दरवाजा बंद था। आसपास अंधेरा और गहरी खामोशी थी। आखिरी क्वार्टरों की जानिब से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मैंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। 3-4 बार दस्तक देने के बाद दरवाजा खुला और अपने जासूस गाजी ने आंखें झपकाते हुए तेलुगु में कुछ पूछा। यही पूछा होगा कि कौन है। फिर उसने मुझे और मेरे साथ एक अजनबी चेहरे को देखा तो जल्दी से दरवाजा खोल दिया। हम लपक कर अंदर दाखिल हो गए। वो समझ गया था कि मेरे साथ कैप्टन जमशेद के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। कमरे में पंखा चल रहा था। गाजी ने बत्ती रोशन कर दी। मैंने कैप्टन जमशेद से उसका तारुफ कराया तो वो खुश होकर कहने लगा, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मैंने उसे अपने फरार की पूरी दास्तान मुख्तसर अल्फाज में बयान की और कहा कि अगर इस प्लान में माधवी हमारी मदद न करती तो कैप्टन जमशेद को एलोर जेल की काल कोठरी से निकालना नामुमकिन था। वो बोला, मोहब्बत इंसान को बड़ा निडर बना देती है। कैप्टन जमशेद ने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि ये किसकी मोहब्बत की बात हो रही है। तब मैंने और अपने गाजी ने उसे सारी हकीकत बयान कर दी और बता दिया कि माधवी उससे मोहब्बत करती है और ये इसी मोहब्बत का असर था कि इस फरार में माधवी ने हमारी भरपूर मदद की, वरना उसे क्या जरूरत थी कि वो एक अजनबी कैदी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेती। कैप्टन जमशेद ने कहा, लेकिन मैं तो जेल में उससे कभी नहीं मिला। मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। गाजी बोला, कैप्टन साहब आपने उसे नहीं देखा, लेकिन माधवी ने कई बार आपको देखा था। वो आपकी बहादुरी और वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी के जज्बे से बेहद मुतासिर थी और इस वजह से उसे आपसे मोहब्बत हो गई। बस अब आप भी उसका दिल मत तोड़िएगा। कैप्टन जमशेद ने कंधे से हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं उससे कैसे कह सकता हूँ कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, कोई ख्याल मेरे दिल में नहीं है। मैंने कहा, भाई इस औरत का दिल रखने के लिए कह देना वो कौन सा तुम्हारे साथ शादी करने वाली है। कैप्टन जमशेद हंसने लगा। उसके बाद हम उसी कमरे में फर्श पर सो गए। दूसरे रोज हम काफी देर तक सोए रहे। गाजी हमसे पहले उठ चुका था और उसने नाश्ता तैयार करके रख दिया था। नाश्ता हमने इकट्ठे किया। उसके बाद गाजी हमें मकान में बंद करके बाहर ताला लगाकर शहर में हालात का जायजा लेने चला गया।
घंटे डेढ़ घंटे बाद वापस आया तो उसने बताया कि पुलिस ने शक व शुबे में शहर के कई मशकूक आदमियों को पकड़ लिया है और शहर के तमाम नाकों और बंदरगाह और रेलवे स्टेशन के आसपास पुलिस बैठ गई है और खुफिया पुलिस के आदमी जगह जगह फिरने लगे हैं ताकि किसी तरह शाम होने से पहले पहले मफरूर पाकिस्तानी कमांडो कैप्टन जमशेद को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन तुम लोग खुशकिस्मत हो कि रात को तुम्हें यहाँ आते हुए कोई पुलिस वाला नहीं मिला। शहर में हर कोई पाकिस्तानी कमांडो के फरार की बातें कर रहा है और सुना है कि मद्रास से चोटी के पुलिस अफसर और सुराग रसां एलोर पहुंच रहे हैं। कैप्टन ने गाजी से कहा, इसका मतलब है कि मुझे शाम होने से पहले पहले यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। मैंने उसे कहा, भाई तुम अकेले फरार नहीं होगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन जब तक हमें लाइन क्लियर नहीं मिलती हम यहाँ से बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। और ये लाइन क्लियर कौन देगा? कैप्टन जमशेद ने पूछा। हमारे गाजी ने जवाब दिया, इस सिलसिले में भी हमें मैडम माधवी की मदद लेनी होगी क्योंकि पुलिस इस छोटे से शहर में चारों तरफ फैली हुई है। हम शाम तक गाजी के मकान में ही बंद रहे। उस रोज वो झुमरे पट्टी क्लब भी ना गया। जब रात पड़ गई तो मैडम माधवी भी वहां आ गई। कैप्टन जमशेद ने माधवी को पहले नहीं देखा था। जब गाजी ने उसका तारुफ कराया तो कैप्टन शर्मा सा गया। बहादुर आदमी शर्मीले ही होते हैं। माधवी ने कैप्टन से हाथ मिलाते हुए बड़ी शीवी मुस्कुराहट के साथ कहा, कैप्टन मैं ये कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से किया है। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग जेल से निकलकर खूनी समंदर को ऊपर करके यहाँ पहुंच गए। मैंने कहा, लेकिन अब ज्यादा देर हम यहाँ रुक नहीं सकते। ये इलाका एलोर जेल के समंदर के करीब का इलाका है। बहुत मुमकिन है पुलिस यहाँ घर घर तलाशी लेनी शुरू कर दे। गाजी खामोश बैठा था। कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि तुम लोगों को आज रात मौका पाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। माधवी ने कहा, ये किस तरफ से जाएंगे? रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर तो हर तरफ पुलिस है। गाजी ने तजवीज पेश करते हुए कहा, मेरा ख्याल है इन्हें दरिया के रास्ते पीछे जंगलों में से फरार होना चाहिए। माधवी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि पुलिस दरिया पर नहीं होगी? मेरी रिपोर्ट के मुताबिक दरिया के दोनों जानिब पुलिस मौजूद है और कोस्टल गार्ड के 2 मोटर बोट दरिया में सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। मैंने माधवी से पूछा, फिर तुम हमें क्या मशवरा देती हो? माधवी ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें इस वक्त तक इसी जगह छुपकर बैठे रहना चाहिए जब तक कि पुलिस थक हार कर कैप्टन जमशेद की तलाश से हाथ नहीं उठा लेती। गाजी ने कहा, लेकिन मद्रास से तो पुलिस की मजीद नफरी जहां पहुंच रही है। माधवी बोली, जब कैप्टन जमशेद नहीं मिलेगा तो मद्रास की पुलिस क्या करेगी? वो कब तक जहां पड़ी रहेगी? एक दिन वो भी मायूस होकर वापस चली जाएगी। गाजी कहने लगा, इस सारे अमल में कई रोज लग सकते हैं और इस मकान में कैप्टन जमशेद का इतने दिन कयाम खतरे का बायस हो सकता है। माधवी ने कहा, इसके छुपने के लिए मेरी निगाह में एक मुनासिब जगह है, मैं उसे वहां ले जाऊंगी। जब हालात जरा नॉर्मल होंगे तो मैं खुद उसे जहां से फरार करा दूंगी। मैंने गाजी की तरफ देखा। हमें यूं लग रहा था जैसे माधवी इस तरह से कैप्टन जमशेद को अपने पास रखना चाहती है। उसकी बात करने के अंदाज से मुझे ऐसा लगा था जैसे उसने अपने जहन में कोई दूसरा प्रोग्राम बना रखा है। फिर मुझे ख्याल आया कि वो एक मफरूर कैदी को अपने पास कितनी देर तक रख सकती है। मैंने माधवी से उस खुफिया जगह के बारे में पूछा जो उसके जहन में थी तो वो सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोली, तुम्हें इस बात में फिक्र करने की जरूरत नहीं। जहां मैं तुम दोनों को ले जाऊंगी वहां पुलिस नहीं पहुंच सकेगी। गाजी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर इन दोनों को यहाँ देर नहीं करनी चाहिए। माधवी बोली, देर करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सारा बंदोबस्त करके आई हूँ। मैं 10 बजे आऊंगी और दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। वो चली गई तो मैंने गाजी से कहा, क्या हमें माधवी के साथ चले जाना चाहिए? तुम हमें क्या मशवरा देती हो? गाजी ने कहा, जाहिर है वो तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करेगी, किसी महफूज जगह पर ही ले जाएगी। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। कैप्टन जमशेद कहने लगा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। रात के 10:15 बजे गाजी के मकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। हमने खिड़की का पट जरा सा खोल कर देखा। ये एक वैगन थी जिसकी छत पर सब्ज और सुर्ख बल्ब चल रहा था। मैंने बिजली की रोशनी में पढ़ा, उसकी एक साइड पर रेड क्रॉस का निशान बना हुआ था और नीचे तेलुगु जबान और अंग्रेजी में एम्बुलेंस लिखा हुआ था। माधवी खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो गाड़ी से उतरकर मकान के दरवाजे पर आई तो गाजी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आकर उसने कहा, मैं गाड़ी ले आई हूँ, आप लोग खामोशी से वैगन के पीछे जाकर बैठ जाएं। ये एक प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस है जहाँ मेरी एक सहेली डॉक्टर है। एम्बुलेंस मैं इसलिए लाई हूँ कि इसको रास्ते में कोई चेक नहीं करेगा। मैं और कैप्टन जमशेद मकान से निकलकर एम्बुलेंस के अंदर जाकर बैठ गए। माधवी हमारे साथ थी। उसने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद करने से पहले हमें मुखातिब करके कहा, तुम लोग अलग अलग स्ट्रेचरों पर लेट जाओ। अगर किसी वजह से रास्ते में पुलिस ने चेकिंग कर भी ली तो अपने आप को बेहोश जाहिर करना। मैं तुम्हें नकली ड्रिप लगा देती हूँ। एम्बुलेंस के अंदर आमने सामने 2 स्ट्रेचर पड़े हुए थे। हम उन पर लेट गए। माधवी ने हमें ग्लूकोज की ड्रिप इस तरह लगाई कि सुई बाजू में चुभोने के बजाय हमारे बाजुओं से लगाकर टेप से चिपका दी। बस जब तक मैं अंदर ना आऊं तुम लोग इसी तरह स्ट्रेचर पर लेटे रहना। वो दरवाजा बंद करके अगली सीट पर जाकर बैठ गई। एम्बुलेंस स्टार्ट हुई और हम वहां से निकल पड़े। अपने गाजी से मैंने साइलेंसर वाला रिवॉल्वर और कुछ फालतू गोलियां लेकर अपने पास रख ली थी।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। एम्बुलेंस झुमरे पट्टी की आबादी से निकलकर बड़ी सड़क पर आई तो उसका सायरन बजने लगा। इस सायरन का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसे रास्ते में कोई रोकता नहीं, इस ख्याल से कि इसमें इमरजेंसी का मरीज अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस इलोर शहर की सड़कों पर रात के अंधेरे में काफी देर तक दौड़ती रही। एम्बुलेंस में कोई खिड़की नहीं थी। अकबी दरवाजे में जो 2 गोल खिड़कियों वाले सुराख थे उनमें से सड़क की रोशनियां नजर आती रही। काफी देर तक सड़कों पर दौड़ने के बाद एम्बुलेंस का सायरन खामोश हो गया। एम्बुलेंस के अंदर कोई बत्ती नहीं जल रही थी और अंधेरा था। सड़क की रोशनियां अंदर आ जाती थीं। अब ये रोशनियां भी नहीं आ रही थीं। इसका मतलब था कि एम्बुलेंस शहर की आबादी से बाहर निकलकर गैर आबाद इलाके में आ गई है। एम्बुलेंस ने एक जगह थोड़ी देर बाद 2-3 मोड़ काटे और फिर उसकी रफ्तार हल्की हो गई। थोड़ी देर चलने के बाद एम्बुलेंस रुक गई। माधवी ने नीचे उतरकर दरवाजा खोल दिया और कहा, ओके आ जाओ, सब ठीक है। हमने नकली ड्रिप अपने बाजुओं से अलग किए और गाड़ी से निकल आए। रात के अंधेरे में ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक कॉटेज का खाका नजर आया जिसके न अंदर रोशनी थी न बाहर। माधवी हमें साथ लेकर कॉटेज के दरवाजे पर आई और बोली, इससे ज्यादा महफूज इलाका सारे शहर में तुम्हारे लिए और कोई नहीं। मेरी सहेली का जो प्राइवेट अस्पताल है उसका ये स्टोर है जहाँ पहले दवाइयों का स्टॉक रखा जाता था, मगर अब ये खाली पड़ा है। स्टोर अस्पताल के साथ ही बन गया है। उसने चाबी लगाकर दरवाजे का ताला खोल दिया। अंदर लकड़ी के पुराने खोखों और दवाइयों की बू आ रही थी। मैं और कैप्टन जमशेद अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था। माधवी ने बटन दबाया। दीवार के साथ लगा एक छोटा सा बल्ब रोशन हो गया। उसकी रोशनी में कमरे में इधर उधर पड़े खाली खोखे और गत्ते के डिब्बे बिखरे हुए थे। वो हमें दूसरे कमरे में ले गई जहां भी उसने बत्ती जला दी। ये कमरा छोटा था मगर इसमें लोहे के 2 पलंग आमने सामने बिछे थे जिस पर अस्पतालों वाले बिस्तर बिछे हुए थे। माधवी ने छत का पंखा जला दिया। कहने लगी, बाथरूम और किचन इस कमरे के पीछे साथ ही है। किचन में मैंने खाने का तमाम सामान रखवा दिया है। तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। कैप्टन जमशेद ने कहा, लेकिन मैडम हमें ज्यादा देर नहीं रहना। हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाएं। माधवी कहने लगी, इसका इंतजाम भी हो जाएगा, लेकिन अभी शहर में पुलिस जगह जगह तुम्हारी तलाश में छापे मार रही है। तुम्हें हालात नॉर्मल होने तक यहाँ रहना होगा। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगी। माधवी ने कहा, अब तुम लोग यहाँ आराम करो, मुझे जल्दी वापस जाना है। मैं कल किसी वक्त आऊंगी। जब वो एम्बुलेंस लेकर वहां से चली गई तो कैप्टन जमशेद कहने लगा, मुझे इस औरत की समझ नहीं आई कि ये क्या चाहती है। कहीं ये मुझसे अपनी मोहब्बत की वजह से मेरे क़याम को यहाँ लंबा तो नहीं करना चाहती। शक मुझे भी था, लेकिन मैंने इसका इजहार न किया और कैप्टन से कहा, इसका इसे कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा कि अगर इसे तुमसे मोहब्बत भी है तो वो एक मफरूर महबूब के साथ अपना सारा करियर खतरे में डालकर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। कैप्टन जमशेद ने लोहे के पलंग पर नीम तराज होते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ कि हमें अपने तौर पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। शहर की हुदूद से तो हम निकल ही आए हैं। तुम्हारे पास रिवॉल्वर भी है। रास्ते में कोई खतरा हुआ तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। मैंने कहा, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, कहीं खामखा किसी मुसीबत में न फंस जाएं। इस इलाके के बारे में भी हमें कुछ मालूम नहीं कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। हमें इस औरत की मदद की जरूरत है। वो अगर हमें इतनी खतरनाक जेल से निकाल लाई है तो यहाँ भी हमारी रहनुमाई करेगी। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम कमरों की बत्तियां बुझाकर और अंदर से दरवाजों की चटखनियां लगाकर सो गए। सुबह उठकर हमने दिन की रोशनी में बाहर के माहौल का जायजा लिया। ये छोटा सा कॉटेज नुमा स्टोर गैर आबाद जंगली इलाके में वाक़ था। चारों तरफ थोड़े फासले पर ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड खड़े थे। कहीं कोई खेत नहीं था, कोई झोंपड़ा तक नजर नहीं आ रहा था। सिवाय दरख्तों पर कभी कभी बोलने वाले परिंदों की आवाज के दूसरी कोई आवाज सुनाई न देती थी। कैप्टन जमशेद बोला, देखना चाहिए कि यहाँ दरिया है भी या नहीं, क्योंकि दरिया ही यहाँ से फरार का एक महफूज जरिया है। अगर हम उसके ऊपर की तरफ यानी अपस्ट्रीम जाएं तो इस शहर के इलाके से बाहर निकल सकते हैं। दरिया में पुलिस वगैरह का भी खतरा नहीं होगा। मैंने कहा, पहले चलकर नाश्ता बनाते हैं, ये बातें बाद में करेंगे। कमरे के पीछे दरख्तों में साथ साथ बने हुए बाथरूम और किचन थे। बाथरूम में पानी भी आ रहा था। किचन में गैस का सिलेंडर भी पड़ा हुआ था। एक रेफ्रिजरेटर भी था जिसमें दूध के डिब्बों के अलावा खाने पीने की तकरीबन सारी चीजें मौजूद थी। कुछ जरूरी बर्तन भी गैस के चूल्हे के पास मेज पर पड़े थे। हमने मिलकर नाश्ता बनाया, कॉफी बनाई और वहीं किचन में बैठकर नाश्ता किया। वहां खाने पीने का सामान देखकर मुझे ऐसे लगा था जैसे इस औरत ने यहाँ हमारे देर तक रहने का इंतजाम कर रखा है। माधवी ने जाते वक्त हमें ताकीद की थी कि हम बिला जरूरत मकान से बाहर न निकलें और अगर निकलना जरूरी भी हो तो मकान के करीब करीब ही रहें।
हमें कहाँ जाना था। नाश्ता करने के बाद कॉटेज के अकब में ऊंची झाड़ियों की ओट में लोहे की कुर्सियां डालकर बैठ गए और वहां से फरार के मंसूबों पर गौर करने लगे। दोपहर को हमने किचन में अंडे वगैरह बनाकर खाना खाया। उसके बाद हम कमरे में ही पड़े रहे। तीसरे पहर चाय बनाकर पी और 5-10 मिनट कॉटेज के पीछे दरख्तों में टहलते और बातें करते रहे। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि माधवी एम्बुलेंस लेकर आ गई। उस वक्त हम कमरे के अंदर ही बैठे हुए थे। माधवी ने आते ही पहले ये बात पूछी कि तुम लोग कॉटेज से बाहर तो नहीं निकले।